वेलकम टू ASMM ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड में आपका स्वागत है। मैं महेश चंद्रा आपको पढ़ा रहा हूँ सेमेस्टर की हाइड्रोलिक्स एंड प्नेमेटिक्स। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संसंजन बल या इंग्लिश बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। अब देखिए कोहेसिव फोर्स का मतलब होता है कि अगर हम इंग्लिश में बात करें तो सेम मॉलिक्यूल्स के अंदर जो फोर्स लगे उसको हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स या ससंजक बल। देखिए जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हमने ले लिया मरकरी। मरकरी को हम बोलते हैं नॉन वेटिंग लिक्विड। नॉन वेटिंग लिक्विड। नॉन वेटिंग का मतलब है ना चिपकने वाला। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई सबको। ना चिपकने वाला मतलब जो सतह पर चिपकता नहीं है उसको क्या बोलते हैं? नॉन वेटिंग लिक्विड बोलते हैं। जैसे अगर आपने सतह पर गिर जाएगा, देखिएगा आप, अगर आपकी मरकरी सतह पर गिरा दीजिए, जमीन पर गिरा दीजिए या किसी भी जगह गिरा दीजिए, वो चिपकेगी नहीं। वो आपस में क्या करिए, इकट्ठी होने लगती है। इकट्ठी क्यों होती है? क्योंकि उसके बीच क्या लग रहा है? सेम मॉलिक्यूल्स हैं। क्या लग रहा है? कोहेशन फोर्स लग रहा है। जैसे मान लीजिए दो मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपस में क्या करेंगे? आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, खींचेंगे एक तरफ और एक बड़ी बूंद बना लेंगे। ठीक है, यानी कि सेम मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं? कोहेसिव फोर्स। या हिंदी में बोलते हैं एक ही पदार्थ के अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसे ससंजक बल कहते हैं। दो पॉइंट इसके, ठोसों में सबसे अधिक होता है, द्रवों में उससे कम और गैसों में सबसे कम, यानी नगण्य मान लिया जाता है। दूसरा पॉइंट है इसी गुण के कारण तनाव यानी कि टेंशन का प्रतिरोध करने के योग्य बनता है। जो लिक्विड है वो टेंशन करने के योग्य बन जाता है। अब बताते हैं क्या होता है। देखिए जैसे मान लीजिए दो मॉलिक्यूल्स हैं मेरे पास कुछ इस तरीके से, लेकिन कैसे होने चाहिए? एक ही पदार्थ के होने चाहिए। अगर मेरे पास ये वाला मरकरी है तो ये भी मरकरी होना चाहिए, तो ये आपस में क्या करेंगे? एक दूसरे को अटैक करेंगे। अगर मेरे पास एयर है, दूसरा मॉलिक्यूल्स भी एयर होना चाहिए, मतलब दूसरा और कोई मॉलिक्यूल्स मौजूद ना हो। सेम मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स लगे, कुछ भी हो सकता है, जो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स लगे वो क्या कहलाता है? कोहेशन फोर्स कहलाता है। तो हम बात करते हैं नॉन वेटिंग लिक्विड की, जिसको बोलते हैं ना चिपकने वाला लिक्विड। ठीक है, अब देखिए, अब देखा होगा आपने जब हम किसी परख नली में इसको गिराते हैं, जब आपने परख नली से आपने क्या भर दिया? मरकरी फिल कर दी, तो मरकरी का कुछ एक ऐसा शेप आ जाता है जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में मिनिकस, या हिंदी में बोलते हैं नवचंद्रक। नवचंद्रक कोण मतलब जैसे चंद्रमा होता है ऐसे अर्धकोण बन जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो मेरी मरकरी है यहां गिर गई, तो बूंद कैसी गिरेगी? स्पेरिकल हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, बूंद अगर कोहेसिव फोर्स लग रहा है तो बूंद कैसी होगी? स्पेयर होगी, मतलब ठोस होगी। इसलिए लिखा गया है ठोसों में सबसे अधिक होता है। ये क्या करेंगे? आपस में बहुत 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 पास आने की कोशिश करेंगे, क्लोज आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब यहां पर हम एंगल बनाए, इसका मतलब क्या हो गया? ये थीटा जो है 90 से बड़ा है। थीटा जो ये एंगल है जो यहां से हमने गिराया, थीटा जो है वो 90 से बड़ा है। देखो ये 90 होगा, 90 से बड़ा होगा कुछ ना कुछ, यानी कि थीटा जो है वो 130 से लेके 150 डिग्री सेल्स 150 डिग्री तक ये वेरी करता है। किसके लिए? मरकरी के लिए। ठीक है, इतना नोट करिए जरा, फिर नेक्स्ट टॉपिक की ओर आते हैं। इतना नोट करिए, यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बोलिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को चलते हैं। दूसरा पॉइंट है असंजक बल। इंग्लिश बोलते हैं एडिशन फोर्स, यानी कि दो भिन्न भिन्न अणुओं के बीच लगने वाले बल को असंजक बल कहते हैं। दो भिन्न भिन्न कौन से होंगे? या तो मेरे पास एक एयर का मॉलिक्यूल्स हो, दूसरा मरकरी का हो, ये भिन्न भिन्न मॉलिक्यूल्स हो गए, इनके बीच क्या लगेगा? असंजक बल लगेगा। ठीक है, अब देखिए जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास वाटर। वाटर अगर आप सतह पर गिरा दीजिए तो कैसा है? भिगो देगा, भिगोने वाला पदार्थ, इसको बोलते हैं इंग्लिश में वेटिंग लिक्विड, भिगोने वाला पदार्थ। ठीक है, अब जब आप सतह पर वाटर गिरा दोगे तो ये कैसा है? इस सतह को ऐसे पकड़ लेगा, यानी कि थीटा अगर हम इसको परपेंडिकुलर ड्रा करें, ये क्या हो गया? थीटा बन गया, तो थीटा इज लेस देन पाई बाई 2।
यानी कि थीटा जो है फॉर प्योर वाटर के लिए, सिर्फ प्योर वाटर, जितने भी आप क्वेश्चन करो या तो आपको थीटा गिवन होगा, नहीं तो आप नहीं दिया है तो आप हमेशा प्योर वाटर मान लीजिएगा, ये मानना है, ठीक है, कि आपके पास प्योर वाटर है, और प्योर वाटर के लिए जो थीटा होता है वो 0 डिग्री होता है। जो इसके नवचंद्रक बनेंगे वो किस तरीके से बनेंगे, अब ग्लास में देखिएगा, ग्लास में जब पानी भरेंगे तो आपके कैसे हो जाएंगे, कुछ इस तरीके से बनेगा, यानी कि यहाँ पर हल्का सा ये गोलाकार होगा ऐसे करके, इसको क्या बोलते हैं, नवचंद्रक, नवचंद्रक, ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। हमेशा अगर आप इसको एग्जाम्पल तौर पर देखना चाहें, अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो आपका जो बॉल पेन होता है, बॉल पेन के अंदर कौन से फोर्सेस होते हैं, तो ध्यान रखिएगा, बॉल पेन के अंदर पहला कोहेसिव फोर्स, कोहेजन फोर्स होता है, दूसरा आपका एडिशन फोर्स होता है, ठीक है, और तीसरा होता है सरफेस टेंशन फोर्स। ये तीनों आपके पेन के ऊपर काम करते हैं। जैसे देखिए, अब मैं पहले इन दोनों को समझा रहा हूं। देखिए, पहले आपने एक जो आपकी रिफिल होती है वो क्या है, किसी मटेरियल की बनी हुई है, मतलब किसी प्लास्टिक की बनी हुई है, कोई प्लास्टिक मटेरियल है, ठीक है। इसके अंदर क्या भरी हुई है, आपकी इंक भरी हुई है, इंक भरी हुई है। इंक और प्लास्टिक कैसे हो गए, एक तरीके से डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हो गए, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हो गए, क्या होगा, और इंक और इंक के बीच कैसा हो गया, इंक और इंक के बीच कैसा हो गया, कोहेसिव फोर्स हो गया। इंक और इंक के बीच, इंक और इंक के बीच कोहेजन फोर्स लगेगा। इंक और प्लास्टिक के भी अलग अलग मॉलिक्यूल हो गए, क्या लगेगा, एडिशन फोर्स लगेगा। इसीलिए आपकी निब क्या होती है, कंटिन्यू चढ़ती रहती है, क्योंकि वहां कोई फोर्स आपने कुछ लगा थोड़ी ना रखा है, इन फोर्सेस की वजह से आपकी इंक क्या होती है, चलती रहती है। आप लिखते किससे हो, देखिए आपकी निब होती है, निब के आगे एक जो गोला सा बना होता है, वो कौन सा गोला आता है, ये निब के आगे ऐसा होता है ना गोला सा बना हुआ, ठीक है, ये इस तरीके से होता है। ये कौन सा गोला होता है, स्पैरिकल होता है, ठोस, स्पैरिकल बॉल बोलते हैं जिसको, स्पैरिकल बॉल, ठीक है, ये स्पैरिकल बॉल होती है। जब आप लिखते हो तो स्पैरिकल बॉल पे सरफेस टेंशन काम करती है, जिससे आप बार बार लिख पाते हो। आपका मन करा लिखना शुरू किया, मन नहीं करा नहीं लिखा। अगर नहीं लिखोगे तो, अगर मान लीजिए लिखना बंद कर दिया, अगर ये फोर्स नहीं होता तो आपकी इंक क्या करती, फ्लो कर जाती। कभी कभी देखा ना, आपकी इंक फ्लो कर जाती है तो पीछे से निकल जाती है, तो प्रेशर बढ़ गया, या आपका जो आप आगे की बॉल है उसमें कोई लीकेज आ गया, लीकेज होने पर ये क्या होता है, सरफेस टेंशन वीक हो जाता है, इस वजह से क्या होता है, वो इंक फ्लो कर जाती है। और अगर आपका ये फोर्स ना हो तो आपकी इंक ऊपर नहीं चढ़ेगी, ठीक है, इतना नोट करिए जरा, इतना नोट करिए, फिर आगे टॉपिक पे चलते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बोलिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, पृष्ठ तनाव, जिसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। अब ये क्या होता है सरफेस टेंशन, उन्होंने कहा है कि किसी द्रव या गैस के एक दूसरे के संपर्क सतह पर खिंचाव या तनाव उत्पन्न होता है, उसे पृष्ठ तनाव कहते हैं, जिसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा होता है रेखा की लंबवत आरोपित बल बटे रेखा की एकांक लंबाई, मतलब बल बटे मीटर या न्यूटन पर मीटर। अब देखिए, इसको समझने के लिए हमने एक बीकर ले लिया, और बीकर में क्या भर लिया, पानी भर लिया, ठीक है, उसमें हमने 3 मॉलिक्यूल्स भरे। पहला वाला क्या है, बिल्कुल बीच में है, जिस पर सब तरफ समान बल लग रहा है, ठीक है, ये बल क्या हो रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, ये हमारा फ्री सरफेस है, इसको बोलते हैं फ्री सरफेस, यहीं तक हमारा पानी भरा हुआ है, मान लीजिए इसको ए बोल दिया। ये क्या कर रहा है, बबल ऊपर की ओर जा रहा है, यानी कि जब ऊपर जा रहा है तो नीचे का फोर्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, अनबैलेंस हो गया। ये कैसा है, समानता में है, समानता का बल लग रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल बीच में है, ये ऊपर जा रहा है। अब जैसे जैसे ये बबल, मान लीजिए इसको बी बोल दीजिए, जैसे ही बबल ऊपर जा रहा है बिल्कुल फ्री सरफेस पर, अब यहां पर भी क्या है, मॉलिक्यूल्स है, जैसे ही बबल यहां जाएगा, वैसे ही मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, आपस में इंटरलॉक हो जाएंगे, आपस में एक दूसरे को जोड़ लेंगे। जैसे कुछ इस तरीके से ये आपस में ऐसे जोड़ लेंगे एक दूसरे के लिए, ठीक है।
अब जैसे आपस में इन्होंने जोड़ लिया, तो आपको पता है जब कोई आदमी बढ़ता है ऊपर की ओर तो लोग उसकी टांग खींचने वाले बनते हैं। ऐसे ही जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, उसको चिपक जाएंगे। बहुत सारे मॉलिक्यूल जितने होंगे वो चिपक जाएंगे और इसकी ओर क्या करेंगे, नीचे की ओर खींचना शुरू करेंगे। यानी कि जो नेट फोर्स है वो नीचे की ओर ज्यादा लगेगा क्योंकि सब इसको नीचे की ओर खींच रहे हैं। लेकिन ऊपर वाले बंधु ने क्या कर रखा है, मॉलिक्यूल्स ने आपस में उसको पकड़ के रखा हुआ है। अब ऐसे पकड़ लिया तो इसको नीचे नहीं आने देंगे, इसको सी बोल दीजिए। जब नीचे नहीं आने देंगे तो जब जैसे आप क्या हो जाएगा, इनके बीच इंटरलॉक हो गए, तब ये क्या बना लेंगे, अब ये क्या बनाएगा, यहां से लेके यहां तक पूरा इंटरलॉक हो गया, मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए, तो ये क्या बना लिए, एक सरफेस टेंशन बना लिए। मतलब आपस में अगर खिंचाओ, हल्का सा खिंचाओ, बहुत इतना सा फोर्स होता है जिसको बोलते हैं मेम्ब्रेन फोर्स, मतलब झिल्ली जैसा फोर्स, चाहो तो ऐसे बोल सकते हो, मेम्ब्रेन फोर्स। जैसे पतली झिल्ली नहीं होती, ऐसा एक फोर्स बन जाता है, ठीक है, जिसको हम सिग्मा से भी डिनोट करते हैं। ये इस तरीके से खिंचाव लगेगा, लेकिन ये क्या लगेगा, हमेशा लंबाई पर लगेगा, जितनी लंबाई होगी, और हमेशा शांत जल पे लगेगा। बहते हुए पानी में प्रस्थ तनाव नहीं आता है, हमेशा स्थिर पानी होगा, वाटर होगा, तभी आपका प्रस्थ तनाव काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है। अब देखिए, जैसे हमने कहा कि ये किस पे काम करता है, ये मेरे पास ये हमने बना लिया। अब ये जो फोर्स लग रहा है वो कुछ इस तरीके से लग रहा है, एफ लंबवत लग रहा है, लिखा भी रेखा के लंबवत। ये कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है, रेखा के लंबवत यानी 90 डिग्री पर लगने वाला। और ये कौन सी लंबाई है, एल लंबाई है झिल्ली की, जो मेम्ब्रेन बोला है, पतली झिल्ली वजह से फोर्स लग रहा है, सरफेस टेंशन। तो सिग्मा क्या हो गया, एफ अपॉन एरिया होता है, लेकिन एरिया नहीं लिखना है यहाँ पर, मीटर लिखना है, मतलब एल लिखना है, जैसे यहाँ लिखा गया है एल लिखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। अब अगर पानी आपने क्या किया, उबालना शुरू कर दिया, यानी कि आप क्या करो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, गैस पे आपने भगोने पे पानी भर के रख दिया, पहले शांत रखा हुआ था, इसका मतलब आप पे सरफेस टेंशन काम कर रहा था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब आपने गर्म करना शुरू किया उसके बाद जो पानी है वो उबलने लगेगा। जैसे ही उबलना शुरू होगा, अभी 100 डिग्री नहीं पहुंचा है, कंडीशन ये अभी 100 डिग्री नहीं पहुंचा है, तो टेम्परेचर बढ़ा रहा है, सरफेस टेंशन घटता जा रहा है। जैसे ही आपका पानी उबलने लगा, मतलब टेम्परेचर आपका हो गया 100 डिग्री सेल्सियस, यानी क्या हो गया, बॉइलिंग कंडीशन आ गई, बॉइलिंग कंडीशन, यानी पानी उबलने लगा। पानी जब उबलने लगा तो टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, पानी उबलने लगा, कूदने लगा, तो इसका मतलब जब मॉलिक्यूल्स आपके कूदने लगे तो सरफेस टेंशन खत्म हो गया। यानी कि क्रिटिकल, इसको बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर पर मेरा सरफेस टेंशन क्या होता है, 0 होता है, चाहो तो लिख लीजिएगा। क्रिटिकल टेम्परेचर पर मेरा पृष्ठ तनाव 0 होता है, 0 होता है। अच्छा, कभी कभी बहुत सारी यूनिट बना के पूछ ली जाती हैं, तो जैसे जो सरफेस टेंशन है हमारे पास न्यूटन पर मीटर है, ठीक है, ये तो हमारे पास फार्मूला पता ही है, इसको कर दो मीटर से गुणा कर दो, मीटर से भाग कर दो, क्या बन गया, न्यूटन इंटू मीटर पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन इंटू मीटर क्या हो गया, जूल हो गया, जूल पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया कि आपकी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, पास पास आने की कोशिश करेंगे। जब मॉलिक्यूल पास पास आएंगे उसका मतलब है जब मेरे एरिया जो है वो कम घेरेंगे तो मेरा वर्डन भी कम होगा, वर्क डन मतलब कार्य भी कम होगा। ये बात क्लियर हुई। जब मेरे मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, बहुत ज्यादा आपस में पास पास आने की कोशिश करेंगे, तो यानी कि मेरा एरिया कम कवर करेंगे, और जब एरिया कम कवर करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरा वजन कम होगा। ठीक है, इतना नोट करिए, आपकी बुक में इतना सही है इस समय तो। चलिए नोट करिए पहले। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केशित्र नलिका यानी कि कैपिलरिटी। कैपिलरिटी का मतलब है एक पतली सी नली है जिसका डाया बहुत कम है। जैसे मतलब केशित का मतलब जैसे केश होते नहीं, केश, केशित्र नलिका का नाम रखा गया केश से, मतलब बालों से, बाल जैसी नलिका। तो किसी पतली नली में द्रव का ऊपर नीचे होना,
कि घटना को कैपिलरी बोलते हैं, यानी कैपिलरी ट्यूब्स एक पतली सी नलिका है जिसमें कैपिलरी ट्यूब में मतलब मेरा पानी चढ़ रहा है और मेरी मरकरी क्या होती है, भर दोगे तो क्या है वो नीचे की ओर आएगी, यानी कि चढ़ना और उतरना ये दोनों जो कलाएं हैं उसको बोलते हैं केशत्व इफेक्ट या कैपिलरी इफेक्ट बोलते हैं। अब देखिए जैसे हम पढ़े जूरीन लॉ क्या होता है, आर एच बराबर कांस्टेंट, यानी कि आर इज इनवर्सली 1/h, यानी कि मुझे जितनी कैपिलरी ऊपर चढ़ानी है उतना मुझे डाया कम करना पड़ेगा। मैं जितना डाया कम करता चला जाऊंगा मेरी हाइट उतनी बढ़ती चली जाएगी, जूरी लॉ कहते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिए पुराने जमाने में जब लैंटेन चलती थी या दीपक जलाते हैं तो जो दीपक जो पानी जो तेल जो चढ़ता है ऊपर दीपक में वो किसके वजह से चढ़ता है, वो कैपिलरी एक्शन की वजह से चढ़ता है, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत बारीक बारीक से छेद होते हैं, बारीक बारीक से केशत नलिकाएं बनी होती हैं, ठीक है। बेसिकली अब ये इस्तेमाल होने लगा है केशत के कैपिलरी ट्यूब, जैसे आपका एसी भी है और आपका फ्रिज है, यहाँ पे भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो कैपिलरी का चढ़ना और उतरना ये क्या कहलाता है, केशत्व कहलाता है। इतना नोट करिएगा, यहां तक नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को चलते हैं, वाष्पन दाब या वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर वो प्रेशर होता है जब किसी द्रव को गैस अवस्था में परिवर्तित किया जाता है, तब वाष्पीकरण हो रहा है, तब द्रव मुक्त सतह से लगातार द्रव के अणु बाहर निकलने लगते हैं। इसका मतलब समझिए, पहले हमने लिया एक कोई भी एक बंद बर्तन ले लिया जिसमें हमने क्या है पूरी तरीके से उसको क्या कर दिया, इंसुलेट कर दिया, मतलब अंदर की हीट अंदर रहे बाहर की हीट बाहर रहे, पूरी तरीके से उसको बंद कर दिया, ठीक है, इसको बोलते हैं इंसुलेटर लगा दिया। इंसुलेटर ध्यान समझिए वरना समझ में नहीं आएगा। इंसुलेटर लगा दिया, उसके बाद हमने क्या भर दिया, उसमें पानी भर दिया, जैसे बोला ना द्रव, द्रव का मतलब यहाँ पानी भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, वाटर यहाँ मैं लिख देता हूं, वाटर भरा हुआ है। और कहां तक भरा हुआ है, यहां तक भरा हुआ है, ये फ्री सरफेस है, मुक्त सरफेस, ये क्या है, फ्री सरफेस है, फ्री सरफेस, ठीक है। अब क्या हुआ, जब हम इसको अलग अलग डायग्राम बना लो, चलो इसको हमने क्या दिया, इसको हमने एनर्जी देना शुरू किया, इसको हमने हीट देना शुरू की, मतलब ऊष्मा देना शुरू कर दिया, इसको एनर्जी देना शुरू कर दी, ठीक है। तो ये फ्री सरफेस से मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, जब ये गर्म हो जाएगा मतलब 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने लगेगा, तब ये 100 डिग्री के बाद क्या बनेगा, इसका वाष्पीकरण होगा, वाष्पीकरण होगा 100 डिग्री से ऊपर जाने पर इसका क्या होगा, वाष्पीकरण होगा, मतलब ये वाष्प बदलेगा, भाप में बदलेगा, ये भाप क्या करेगी, यहाँ इकट्ठी होगी खाली जगह पर, लिखा है ना मुक्त सतह पर, मुक्त सतह से क्या हो रहा है, ये मुक्त सतह हो गई, इस सतह में खाली जगह में क्या हो रहा है, ये गैस मेरी इकट्ठी हो रही है, ये गैस तब तक प्रेशर ये हमारी गैस हो गई, ये गैस जो है तब तक इकट्ठी होती रहेगी जब तक कि इसका प्रेशर लिक्विड का और गैस का प्रेशर समान ना हो जाए। जैसे ही दोनों का दाब, यहां लिख लेना, दोनों का दाब समान होने पर, जैसे दोनों का दाब समान होगा ये एनर्जी लेना बंद कर देगा, ठीक है, दोनों का दाब समान हो गया। अब दाब समान होने के बाद हमने क्या किया, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, अब जो गैस भरी हुई है ये आपका लिक्विड है और ये आपकी गैस भरी हुई है, ठीक है, ये आपका लिक्विड है मतलब वाटर है आपका, और ये आपकी गैस है। देखा होगा कि अगर आप जब या कोई चीज सामान या कोई चीज बना रहे हो तो आप केतली से आप उस प्लेट ढककर रख देते हैं कि वो थोड़ा ठंडा हो जाने दीजिए, उसके बाद उसको निकाल लेंगे, चाय है कुछ भी मान लीजिए उसको, तो आपने क्या किया, उसको केतली से जब ढक के रख देंगे किसी चीज को, पानी है या कुछ सब्जी बना रहे हैं या दूध उबाल रहे हैं, जब आप ढक के रख देंगे जब ठंडा हो जाएगा, जो गैस उससे टकराई हुई होती है कुछ देर का देखिएगा, प्रैक्टिकली है कि कुछ देर के बाद वो क्या लगेगी, बूंदों का रूप लेने लगती है, मतलब कुछ देर जब ठंडी होगी तो ठंडी होने के बाद उसको क्या होगा, बूंदों का रूप लेने लगेगी। सेम कंडीशन यहाँ पर है, जब ये ठंडी होगी क्या होगा, जब ये ठंडी, इंसुलेटर मैंने हटा दिया यहाँ पर, ठीक है, जब ये ठंडी होगी तो ये क्या होगी, गैस जो है कंडेंस होगी, कंडेंस होना शुरू होगी, जैसे गैस कंडेंस होगी उस समय गैस क्या लगेगी, बूंदों का रूप लेने लगेगी,
नेक्स्ट डायग्राम यहाँ बना देते हैं। बूंदों का रूप लेने लगेगी, ठीक है। तो जो बूंदों का रूप ले लेगी, जो बूंदे ऐसी बन जाएंगी, कुछ इस तरीके से बूंदे बन जाएंगी। ये बूंदे क्या करेंगी, जो लिक्विड है भरा हुआ, उसकी सतह पर क्या लगाएंगी, दाब लगाना शुरू करेंगी। उसी को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। ये बात क्लियर हुई। उसी को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। यहां तक बोलिए, किसी को दिक्कत है तो बोलिए, इतना नोट करिए। और ये प्रॉपर नोट्स सब लोग बनाते चलिएगा, ठीक है। यहां तक प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए सब लोग।